दोस्तों नमस्कार। जेन जी और जेन अल्फा के दौर में भारत चुनावी हिंदुत्व के दायरे से क्या बाहर निकलता जा रहा है और जिस तरह से 12-13 साल पहले इस देश की तमाम समस्याओं को सांप्रदायिकता के रंग में सराबोर चुनावी हिंदुत्व के सहारे सुलझाने का जो दावा किया गया, हर बीमारी का एक ही इलाज बताया गया कि एक व्यक्ति दिल्ली पहुंचेगा, गांधीनगर से दिल्ली पहुंचने के बाद वो देश की सारी समस्याओं का खात्मा कर देगा। लेकिन 12 साल बीतते बीतते समस्याएं जहां की तहां थी, उस चर्चा से कहीं आगे लोग यहां तक चर्चा करने लगे कि अच्छे दिनों के आस में जो पहले वाले दिन थे, क्या वो भी छीन लिए गए। क्योंकि भारत के अंदर जो अर्थव्यवस्था बनी वो पूरी तरह से आयात आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। आज हम अपने जरूरत के ज्यादातर उत्पादों को चीन या दूसरे देशों से आयात करने पर विवश है। तब जाकर इस देश के 145 करोड़ लोगों का काम चल रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर निर्भर हो गए। रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, दोनों के अंदर स्थितियां खराब होने लगी। और इन सबसे ज्यादा स्किल डेवलपमेंट का ढिढोरा पीटने के बावजूद भारत की जीडीपी में शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाएगा, इसके लिए दावे करने के बावजूद इस देश की शिक्षा व्यवस्था का जो बटाधार हुआ, वो स्थिति खुद भारत सरकार की अलग अलग मंत्रालयों की रिपोर्ट ही कहती है कि 9वीं क्लास के बच्चे 6ठी क्लास का मैथ नहीं बना पा रहे, अंग्रेजी और हिंदी नहीं समझ पा रहे, और प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हालात बहुत खराब है। लेकिन इन सब के बाद जो हालात बने, उन हालातों पर यदि हम गौर करें तो पिछले 1-1.5 महीने के दरमियान इस देश का जेन जी और जेन अल्फा, यहां तक कि 6 साल तक के बच्चे सड़कों पर आते हुए दिखाई दे, लड़कियां सड़कों पर आते हुए दिखाई दे। देश में किसी भी बड़े व्यक्ति या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा यदि कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो जाए। दिमागी नक्सल नक्सल शब्द का इस्तेमाल यदि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री करें तो दिमागी नक्सल जनता पार्टी भी सोशल मीडिया में खड़ी हो जाए। और तो और कुत्ता शब्द का इस्तेमाल भी यदि कोई परीक्षा कराने वाली संस्था के भीतर से कोई परीक्षा नियंत्रक मुहावरे के तौर पर ही सही यदि करता हुआ नजर आए तो कुत्ता जनता पार्टी भी अगर इंस्टाग्राम पर दिखने लगे तो यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या यूं ही इतनी स्वाभाविक है, या इसके पीछे देश में पिछले 10-12 सालों से जो अर्थनीति और सामाजिक नीति चलाई गई, शिक्षा नीति चलाई गई, उसका योगदान ज्यादा बड़ा है। चाहे पटना में हो रहा प्रदर्शन हो, चाहे जंतर मंतर पर हो रहा प्रदर्शन हो, या राहुल गांधी के कार्यक्रम में महिलाओं से लेकर बेरोजगारों और पेपर लीक की समस्या से परेशान लोगों की एक पूरी जमात कोटा से लेकर देहरादून तक और प्रयागराज से लेकर पुणे तक यदि दिखाई दे रही है, तो क्या यह सब यूं ही हो रहा है? दरअसल इन सब की जड़ में शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी है और इस देश की अर्थनीति है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनका समाधान मौजूदा व्यवस्था ढूंढ नहीं पाई या गलत डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दी। अब ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम लगातार आपके साथ चर्चा करते रहे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते रहे हैं कि आखिर जिन नौजवानों के बूते, जिन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है, जिनका जन्म 1996 तक हुआ और वो 2014 में कम से कम 18 साल के थे, उनके बूते या उनसे पहले वाले बेबी बूमर्स या जेनेक्स वाले जनरेशन के बूते चुनावी हिंदुत्व की बयार तो बहा दी गई, 14 में अच्छे दिनों की आस तो दिखा दी गई, लेकिन जब 1997 या उसके बाद वाला तबका, जिसे हम जेनजी कहते हैं, वो एक प्रभावी वोटर के तौर पर दिखाई देना शुरू हुआ तो 400 पार का नारा 240 पर सिमटता हुआ नजर आया। और जेनजी जिसे यानी 1997 से लेकर 2011 के बीच के जनरेशन को कहते हैं, तो 2011 वाला यानी आखिरी जेनजी भी 2029 में वोटर होगा। तो वो मुद्दों के आश्रय यदि सियासत करता हुआ नजर आ रहा है तो ये हालात कैसे बने, इन सब पर चर्चा के लिए मुझे लगा कि किसी इस देश के जाने माने किसी विद्वान व्यक्ति को ही हमें अपने साथ लाना चाहिए, क्योंकि हमारी एक पत्रकार के तौर पर बहुत सीमित क्षमता है, चीजों को उतने बड़े नजरिए पर देखने की क्षमता हमारी सीमित है। लेकिन जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जाने माने इतिहासविद हैं, शिक्षाविद हैं, और इन सब के साथ साथ एनसीईआरटी का सिलेबस लिखने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं, जिन एनसीईआरटी को पढ़कर एक पूरी जनरेशन तैयार होती है, आईएएस पीसीएस से लेकर वैज्ञानिक तक तैयार होते हैं, इतिहासकार और भूगोलवेत्ता तक तैयार होते हैं,
उस एनसीईआरटी को लिखने वाली टीम का भी हिस्सा जो व्यक्ति रहे हैं, स्वाभाविक है बदलाव के इस दौर में उनसे ज्यादा तीक्ष्ण नजर हमारी तो कम से कम नहीं हो सकती। आज हमने बुलाया है देश के जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी साहब को। मुखर्जी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए, सीधा सवाल आपके सामने है कि कौन सी परिस्थितियां थी। आपने तो बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, औद्योगिक क्रांति से लेकर फ्रांस की क्रांति तक, और आप सब इतिहासकारों ने पढ़ाया कि कैसे यूएस में रिवॉल्यूशन हुआ, कैसे चर्च के हस्तक्षेप के खिलाफ फ्रांस में आंदोलन हुआ, भारत में कैसे एक प्रगतिशील समाज गांधी के नेतृत्व में खड़ा हुआ। लेकिन आज न तो गांधी हैं और न ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्थितियां हैं। आज न तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी परिस्थिति भी दिखाई दे रही है, बल्कि आज नॉलेज वर्ल्ड के दौर में और खासकर सूचना क्रांति के दौर में नौजवान यदि गोदी मीडिया के साए से बाहर निकलकर सड़क पर आ रहा है, किसी नेता के आश्रय नहीं, उन्हें किसी जेपी की जरूरत नहीं है, आज वो मुद्दे के आश्रय खुद ब खुद सड़क पर आ रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? अभिषेक जी, बहुत धन्यवाद आप मेरे को आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो स्थिति अब भारत में तैयार करी गई है और जिसको छुपाने की कोशिश गोदी मीडिया से और मोनोलॉग से, सिर्फ अपनी मन की बात बताना और झूठ फैलाना प्रोपागेंडा से करते रहे हैं, और जो कि जनता की आवाज है उसको दबा के रखा, डर का इस्तेमाल करते हुए, डर, लालच, तो ये कई दिनों से चल रहा है। उसके खिलाफ कुछ लोग बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, हम बोल रहे थे और भी बोल रहे थे। जर्नलिस्ट जो सोशल मीडिया में हैं उनको मैं बहुत शाबाशी दूंगा इस बारे में कि इस माहौल में भी वो बोलते रहे, एकदम चुप्पी नहीं छाई हुई थी, परंतु उसका असर नहीं हो रहा था। आप कह रहे हो कि अब जो हो रहा है ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा इसके बारे में कि हिस्टोरिकली हमें क्या देखना है कि देखिए, ये जो एक डिस्कंटेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट हो, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, सारी चीजें आपने गिना दी हैं कि जो नेगेटिव्स हैं चारों तरफ का, बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम का डिसमेंटलिंग जिसको कहते हैं, फ्रॉम प्राइमरी टू द टॉप लेवल। अगर आप एनईपी को देखेंगे तो आपको हंसी आएगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन्होंने 1920 में निकाली है, उसमें कहते हैं कि हम अपने पुराने नालंदा में जैसा यूनिवर्सिटी था वैसा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और हम बिल्कुल विश्व गुरु, ये इस्तेमाल करते हैं शब्द, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, सारी दुनिया हमारे यहाँ पढ़ने आएगी। जबकि असलियत तो ये है कि लाखों बच्चे आजकल हिंदुस्तान से भाग के कहीं और पढ़ने जा रहे हैं, छोटे छोटे देशों में जिनके नाम भी आप नहीं जानते हो। वहां युद्ध होता है तो पता लगता है उत्तरी, वहां पे भी हमारे बच्चे गए हुए हैं, जैसे यूक्रेन में गए हुए थे, है ना, कहाँ कहाँ नहीं गए हुए, चीन में भरे हुए हैं, ईरान में भरे हुए हैं, हर जगह भरे हुए हैं। जबकि नेहरू के टाइम पे धनी दुनिया से लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, हमारे आईआईटीज वगैरह में, तो उनका तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। आईआईटी में इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे केमिस्ट्री में वैदिक वो पढ़ाया जा रहा है कि वैदिक डाइट क्या होता था, उसके फायदे क्या होते थे, गोमूत्र, और आईआईटी के डायरेक्टर्स गोमूत्र और गोबर कहते हैं, मैं तो खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, और उसके फायदे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आप स्पिरिट्स पे और रीबर्थ पे रिसर्च करिए, भूत ढूंढते रहिए चारों तरफ। अब अगर हमारे बच्चे ये साइंस करेंगे तो दुनिया में, आप तो खुश हो रहे हो, पर दुनिया में तो कोई आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली ना। मतलब हमारा जो एक कटिंग एज था नॉलेज सिस्टम में, जिसके वजह से हम ये इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे आज तक, आपने उसी को काट दिया है। तो अब तो आपने ठीक बोला, सर्विस सेक्टर में अब क्या कर सकते हैं आप, यही जोमेटो और यही सब कर सकते हैं ना, इनके जो सारे सर्विसेज हैं, आप तो उस लायक नहीं रहे कि आप जेन्युइनली जो हायर एंड ऑफ सर्विस सेक्टर है उसमें जाए। तो इस सिचुएशन में एक डिस्कंटेंट तो है, और गांधी जी
का मैंने जिक्र किया था, वो कहते थे कि मैं कभी कोई मूवमेंट नहीं खड़ा करता हूँ। मुझे जब डिस्कंटेंट लोगों के अंदर दिखता है, मैं उसको एक शेप देने की कोशिश करता हूँ। कहते मेरे बस का, मैं अपने आप कोई मूवमेंट नहीं खड़ा सकता। सबसे बड़ा मूवमेंट का लीडर इस देश का कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये लोगों में, मतलब ही हैड द पल्स ऑफ द पीपल। अगर लोगों में एक डिस्कंटेंट है जो कि दिख रहा है, अगर बच्चा 6 साल का बच्चा भी बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं वो, क्या दिखा रहे हैं, अब देखिए कि किस किस्म से वो बोल रहे हैं। एक तो ये अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस अथॉरिटी से इनको दबाया गया था। और भाई प्रोफेसर तेलतुम्बडे ने बहुत अच्छा एक लेख लिखा है इस पे, जिसपे उन्होंने कहा, आई एम कोटिंग, a king who can be laughed at can also be resisted। अब हमारे एम्परर को तो नंगा कर दिया ना बच्चों ने। अब उसका मजाक बना रहे हैं हर चीज, मतलब कोई इसको छोटा बंदर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब तो जनता, मैं ऐसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, भरा हुआ है सोशल मीडिया इसमें। अगर मजाक बना सकते हैं तो आप रेजिस्ट भी कर सकते हैं, है ना। पर इस रेजिस्टेंस को एक डायरेक्शन देने की बहुत जरूरत है। ये हमको जरा ध्यान रखने की बात है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। मतलब लोगों में डिस्कंटेंट है, स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस है। मैं एम गोइंग बैक टू हिस्ट्री अगेन। गांधी जी कहते हैं कि मैं मूवमेंट तभी कर सकता हूं इफ द पीपल हैव अ स्पिरिट विद विच दे वांट टू रेजिस्ट। मैं हवा से नहीं कर सकता। उनको 46 में लोग कह रहे थे कि आप एक मूवमेंट खड़ा कर दीजिए तो ये पार्टीशन नहीं होगा। कहते मैं कहां से खड़ा करूंगा, अगर लोगों के मन ही दूषित हो चुके हैं एंड आई डोंट सी दैट स्पिरिट, तो मैं कहां से खड़ा कर सकता हूं। तो अब ये स्पिरिट तो चारों तरफ है, परंतु उसको एक डायरेक्शन, यहाँ पे सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडरशिप की बहुत बड़ी रोल है कि हम उसका पूरी तरफ से इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। बच्चों ने एक डायरेक्शन तो बताया है कि वो जो ये पिला रहे हैं हमको इतने दिनों से, उससे खुश नहीं है। जैसे वो ये जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है उससे खुश नहीं है। अगर आपने ये मूवमेंट को देखा था जंतर मंतर वाले में, तो आप देखे थे कि वहां पे विजिबली सारे कम्युनिटीज इकट्ठे काम कर रहे थे, एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, पिला रहे थे, सिखा के वहां पे पानी पिला रहे हैं, खाना दे रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं और वो दलित आ रहा है। देयर एक भाईचारा था और स्लोगन्स भी। आप हमारे बचपन में तो बहुत कॉमन होते थे अंग्रेजी राज के और ये कम्युनल पार्टीज के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। उस वक्त हम समझते नहीं थे, हम सोचते थे ये क्या स्लोगन, क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि भाई भाई थे उस वक्त, ये फीलिंग्स नहीं थी। पर अब जब बच्चे ये गा रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि भाई लेट अस गो बैक टू दैट इंडिया, है ना, वो वाले अच्छे दिन हमें चाहिए। तो एक चीज सर मैं जानना चाहता हूं आपसे इसमें, क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगा। 2014 में बड़े जोर शोर से एक प्रचार हुआ, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंडिया मिशन, सारी बातें हुई। उस वक्त भी हम लोग कह रहे थे, तब मैं खुद भी स्टूडेंट था, उस वक्त भी कहा जा रहा था, जो पढ़े लिखे लोग थे वो भी कह रहे थे और हम लोग भी इस बात से सहमत थे कि सबसे ज्यादा स्किल की जरूरत, और सब लोग खुद भी स्किल्ड हो जाएंगे जब फॉर्मल एजुकेशन को दुरुस्त किया जाएगा। 12वीं क्लास तक के, क्लास 1 से क्लास 10th या क्लास 12 तक का एजुकेशन आपका एकदम सड़ी हुई हालत में हो, रद्दी हालत में हो, और आप स्किल डेवलपमेंट की बात शुरू करें। जहां ध्यान देने की जरूरत है वो खत्म हो जाए और आप स्किल डेवलपमेंट की बात करें। क्या आपको नहीं लगता सर कि इस देश का फॉर्मल एजुकेशन एकदम बर्बाद किया जा चुका है? दक्षिण के डेलिबरेटली कर रहे हैं और मतलब खुले आम और कह के कर रहे हैं। आप एनईपी को पढ़िए, वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन करो और फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाओ। आपको तो मालूम है मतलब हजारों, बल्कि अब तो लाखों में आ गए फिगर्स, स्कूल, पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं जी, है ना। तो आप स्कूल सिस्टम को बंद कर रहे हैं, एजुकेशन बजट को घटा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? सारी दुनिया कहती है एजुकेशन एंड हेल्थ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। आप दोनों में आप पैसे घटा रहे हैं और उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं ताकि उसमें मुनाफाखोरी हो। आप जो कह रहे हैं कि स्कूल सिस्टम बर्बाद कर दिया ताकि कोचिंग सेंटर चले, है ना, प्राइवेट। लाल किले से प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। स्कूल ठीक करेंगे नहीं कह रहे हैं, यूनिवर्सिटी ठीक करेंगे नहीं कह रहे हैं, कोचिंग ऑनलाइन देंगे।
हमारे बचपन में तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं होते थे, हमने कभी सुना ही नहीं था कभी कोचिंग सेंटर भी जाना होता है ना। अब आपने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि बच्चा स्कूल में भर्ती सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए लेता है, पढ़ाई जाके कोचिंग सेंटर में करता है ना। कॉलेजेस भी ऐसे हैं जहां पे सिर्फ अटेंडेंस लेने के लिए लोग जाते हैं, पर वहां पढ़ाई नहीं होती है। आपने बर्बाद कर दिया सिस्टम को बिल्कुल। और फिर आप कहते हैं स्किल की बात, और खास करके ये देखिए ना, आपने दो चीजें करी हैं। एक तो आपने एक्सेस हटा दिया है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जिस यूनिवर्सिटी से मैं आता हूं, जहां के लोगों को देशद्रोही कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां पे आपको अगर एडमिशन मिल जाए तो आपको पैसे मिलते हैं। अगर आप गरीब घर से आ रहे हैं तो पैसे मिलेंगे आपको। और मैं 20 स्टूडेंट्स को जानता था जो अपने घर को पैसे भेजते थे अपने स्कॉलरशिप में से, कि भाई घर भी थोड़ा चल जाए। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, ठीक है। और अब आपने क्या किया है, एक बीए डिग्री के लिए, बीए इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं, एक बीए डिग्री के लिए अशोका यूनिवर्सिटी 50 लाख रुपए आपका फीस है। 50 लाख रुपए आपको खर्चा पड़ना पड़ेगा। तो ये कोई एजुकेशन हुआ? मतलब आपने एक्सेस सिर्फ रिच के लिए छोड़ दिया है। ये 4 ईयर सिस्टम क्यों कर रहे हैं, 4 साल की बीए जो कर रहे हैं? क्योंकि वो अमेरिकन सिस्टम है। जो यहाँ के जो अमीर लोग हैं, जिनके बच्चों को उन्होंने स्कूल के बाद सीधा अमेरिका भेजना है या कॉलेज के बाद, उनके लिए सूट करता है। आप उनके लिए कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे 0.001% भी अमेरिका नहीं जाने वाला। तो आपने पूरा डिजाइन ही ऐसा बना दिया है कि एक्सेस, आम आदमी को एक्सेस नहीं है। दूसरी बात, अगर एक्सेस मिल भी गया तो वहां पे आप क्या बढ़ा रहे हैं, कंटेंट क्या दे रहे हैं, है ना। आप ये देखिए, एनईपी का कंटेंट देखिए, गोबर, गोमूत्र और झूठ। एनसीईआरटी में हमने तो पूरी किताब लिख रखी है इस पे। इसका एक नया वर्जन भी अभी आने वाला है कि एनसीईआरटी में 2023 से अभी रिसेंटली क्या क्या नहीं किया उन्होंने। अभी उन्होंने एक बुकलेट निकाला है कॉल्ड हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। अब इंडिपेंडेंस नहीं मनाते, हॉरर मनाते हैं, क्योंकि उनको तो ध्रुवीकरण करना है ना, वो पार्टीशन के हॉरर को सामने लाने चाहते हैं। उसमें कहते हैं, और इसमें आप तो सरप्राइज नहीं होंगे पर आम जनता सरप्राइज हो सकती है, वो कहते हैं पार्टीशन के लिए कौन जिम्मेवार है? पता है किसको जिम्मेवार कहते हैं? एक मुस्लिम लीग तो है ही है, क्योंकि पाकिस्तान में चले गए, और गांधी और नेहरू जिम्मेवार हैं। और कहते हैं अंग्रेज जो थे वो तो हमने इसका रेजोल्यूशन पास किया इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में, झूठ नहीं बोल रहा हूं। कह रहे हैं अंग्रेज तो भारत को यूनाइटेड छोड़ना चाहते थे, वो तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे। मतलब अंग्रेज को आप क्लीन चिट दे रहे हो, क्योंकि आप उनके टट्टू रहे हो सारे नेशनल मूवमेंट के जमाने में। और आपके मेन एनिमी जो है वो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस था उस वक्त। और यही आप अपने किताबों में पढ़ा रहे हो। एक चीज और है सर, किताबें पढ़ के एक सेकंड और, अगर मैं तो सिर्फ इतिहास की बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में ये हो रहा है। जैसे कि रोमिला थापर ने, आप जानते हैं उनके बारे में, सबसे बड़े अच्छे से जानता हूँ, जाने माने स्कॉलर हैं। उन्होंने कहा अभी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इस तरह का चलता रहे दौर, तो अगर हिंदुस्तान में किसी बच्चे को हिस्ट्री पढ़ना होगा तो उसको विदेश में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो नहीं ना आप अपना झूठ मूठ फैला सकते हो। पर जिस तरह से वो टेक्स्ट बुक्स को, बच्चों के टेक्स्ट बुक्स को दूषित कर रहे हैं, पॉइजन डाल रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं, ये क्या एजुकेशन हुआ? उसके बाद क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कहीं भी? जी, आपने एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया, मैं उसी पे आ रहा था। दुनिया के जिस किसी भी देश में हम देखते हैं सर कि क्या स्थिति है रोजगार की, क्या स्थिति है सर्विस सेक्टर की, क्या स्थिति है मैन्युफैक्चरिंग यानी उद्योग की, तो इन सब को देखने के बाद 2-3 चीजें दिखती है कि एक पढ़ा लिखा जमात, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में जाए, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में जाए, चाहे वो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जाए, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में इंजीनियर मैनेजमेंट का काम करने जाए, किसी तरह से जाए, वो हर जगह ये दिखाई दे रहा है कि भारत पे टैलेंट पूल की कमी होती जा रही है। और टैलेंट पूल की जो कमी हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में एजुकेशन के शिक्षा के बटाधार होने की वजह से हो रही है। क्या इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, या केंद्र के साथ साथ ज्यादातर राज्य सरकारें भी इसके लिए जिम्मेदार है? आप जो कह रहे थे कि ये जो टैलेंट पूल था हमारा एक है, अब वो कैसे घट गया है? क्या हुआ है इसमें? क्या सरकार रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाना, गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने से बात नहीं बनती है। आपको उसके रूट में जाना पड़ेगा।
ये सरकार ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, क्योंकि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा था कि प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या फर्क पड़ता है। रूट प्रधान के मिनिस्ट्री में एक ओएसडी बैठा होता है आरएसएस का, वो डिटरमाइन करता है पॉलिसी क्या होगी, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। कौन सारे वाइस चांसलर्स कौन लगवा रहा है, आरएसएस लगवा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नौकरियां जो लग रही हैं, चिट आती है कि हेडक्वार्टर से इनके कि इनको नौकरियां देनी है, ये सारा कंट्रोल कर रहे हैं। तो टैलेंट पूल तो घटेगा ही। अगर आप बेवकूफ लगा दोगे टीचर जिनको पढ़ाना तक नहीं आता, तो आपका टैलेंट कहां से निकलेगा। परंतु हिंदुस्तान का एक सिविलाइजेशनल वैल्यूज भी हैं और एक टैलेंट है, आप उसको दबा नहीं सकते। वो इस जेन जी मूवमेंट में दिख रहा है। आप उनका अगर आप ह्यूमर और इनोवेटिव वेज ऑफ रेजिस्टेंस देखें, जिसको अभिषेक जी हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और आगे की लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टीज को उसके साथ चलना पड़ेगा। आप उनका ह्यूमर देखिए, यूज ऑफ पोएट्री देखिए, यूज ऑफ म्यूजिक देखिए। अब मुझे तो पता भी नहीं था, दे आर नाउ कॉलिंग इट म्यूजिक जर्नलिज्म। अब इतना बढ़िया इस्तेमाल किया गया है म्यूजिक का फॉर रेजिस्टेंस, जैसे कि हमारे स्वदेशी मूवमेंट पे स्वदेशी मूवमेंट जो 1903-8 का था, उसमें वन ऑफ द एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक उसका हिस्सा था वो था कल्चरल मूवमेंट, और जो म्यूजिक पे बेस्ड था। आज तक स्वदेशी मूवमेंट के जो गाने हैं वो सुनते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज तक, इतने सालों बाद, है ना। तो ये वही बात हो रही है। अब टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट है। और अगर आपने ये पुणे वाले बच्चों को सुना होगा, सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन से जो लड़कियां बोल रही थी, कोई दलित है, कोई कुछ है, कोई ट्राइबल है, क्या टैलेंट है उनमें, उनको क्या समझ थी उनकी, उनको जो कोर इश्यूज की समझ है ना। और क्वेश्चन कर रहे हैं ये कि हाँ, वो कह रहे हैं कि इतने शॉर्टकमिंग्स, इतने डेप्रिवेशंस के बावजूद भी हम कंपीट करने को तैयार है ऑन इक्वल टर्म्स। इस स्पिरिट से तो मैं हिल गया बिल्कुल, कि जो स्पिरिट हमारे बच्चों में है, इतने साल कोशिश करी इसको दबाने की इन्होंने, बट फिर भी ये दबा नहीं है। इस स्पिरिट का हमें पॉजिटिव इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस स्पिरिट का आप कह रहे हैं सर कि पॉजिटिव इस्तेमाल करना जरूरी है, उस स्पिरिट के दायरे में आने वाली इस देश की जनसंख्या को यदि आप देखें तो लगभग आधी आबादी इस देश की 35 साल से कम उम्र के लोगों की है, बिलो 35। अच्छा, उसमें दूसरी चीज क्या है कि बिलो 35 जो आधी आबादी है, उसमें 18 से 35 के बीच वाले वोटर भी है। वहीं इस देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप देखें, 15 से 65 के बीच की आबादी, 15 से 64 या 65 जो भी है, उसके बीच की आबादी जो है, जो वर्किंग क्लास है, जो इस देश के लिए जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में है, उसके सामने कोई होप नहीं है। उस स्थिति में अब जेन जी का और जेन अल्फा के मन में जो चिंताएं हैं, वो किस स्वरूप में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? अभिषेक जी, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो शब्द है वो तो हिंदुस्तान के लिए अब इस्तेमाल कर ही नहीं सकते आप। ये तो एक नोशन था जो इकोनॉमिस्ट ने बनाया था कि एक यंग एज के लोग अगर खूब सारे होंगे देश में, तो उनको उस देश में के बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वर्किंग एज के ग्रुप के लोग बहुत सारे हो जाएंगे। आप तो उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हो, ना आप उनको एजुकेशन दे रहे हो, तो ये डिविडेंड नहीं हो रहा। ये तो जो डेमोग्राफिक डिजास्टर होने वाला है, क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट हो जा रही है अपने पेरेंट्स के ऊपर, फैमिलीज के ऊपर, लैंड के ऊपर, कि किसी तरह जीते रहें, खाते पीते रहें, या ये जो डोनेट करते रहते हैं, जिनको इनको लगा देते हैं ये सारे, कोई कावड़ यात्रा में लगा दिया, कोई और किसी चीज में लगा दिया, राम के नाम पे दूसरों को पीटो, द सेंस ऑफ पावर। ये जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सबसे, अब देखिएगा, अगर एक शक्ल भी देखिएगा, ये जो सारे ग्रुप्स बने हैं ना, जो ऑपरेसिव ग्रुप्स, जो जाके धमकाते हैं, मारते पीटते हैं, उनकी शक्ल से आपको समझ आएगी कि दे आर द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन। उनको आप एक सेंस ऑफ पावर दे रहे हैं, और क्या, किस तरह से दे रहे हैं? नौकरी दे के नहीं, शिक्षा दे के नहीं, ये कह के कि आप दूसरों को पीट सकते हो और आपको कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये तो एक डिजास्टर सिचुएशन है, और ये जेन जी इसको समझ रही है और इसके खिलाफ बोलने लगी है। तो ये तो मैं बहुत ही, अब अगर
कॉकरोच जनता पार्टी के भी अगर आप लोग उनका जब वेबसाइट भी खोल के देखेंगे ना, तो उसमें क्या कह रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम कि भाई कॉकरोच जो है वो रेजिलियंट है, दे आर इररिप्रेसिबल एक्सेट्रा, दे आर ऑल्सो सेइंग सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। मैं तो हैरान हो गया, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म। पोस्टर्स क्या लगा रहे थे वो, अंबेडकर की, भगत सिंह की, गांधी जी की। तो ये कोई सावरकर की फोटो लेके कोई नहीं घूम रहा था। मतलब आप ये जो पॉइजन पिला रहे हो ना इतने दिनों से, वो लोग पी नहीं रहे हैं। सावरकर की फोटो लेके तो मोदी जी भी विदेश नहीं जा सकते। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा, एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट अभी न्यूयॉर्क में, उन्होंने पूरा ये जो हमारे मोहन भागवत जी जा रहे हैं ना न्यूयॉर्क में, तो उसके पहले ही पूरा एक वहां पे जुलूस खड़ा कर दिया है, आरएसएस की पूरी हिस्ट्री बताई है उनकी, रेसिज्म की, और ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, नाजिज्म के साथ क्या उनका लिंक था, हाउ दे वर्शिप्ड हिटलर एटसेट्रा, सारी बातें कह रहे हैं। दुनिया को सब पता है। ये आजकल के जमाने में कोई चीज छुपती नहीं है। ये जो कोशिश की जा रही है कि टेक्स्ट बुक में अपना कूड़ा भर दो, इससे ये नहीं है कि लोगों को सच्चाई का पता नहीं चलता है। और खासकर अगर आप जैसे लोग भी हैं जो कि पॉपुलर मीडिया में अपनी बात कंटिन्यूसली रखते रहते हैं, तो बात तो असलियत तो पहुंच ही जाती है लोगों तक। जी, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं सर। जिस तरह की परिस्थितियां अभी आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, अब आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब भारत में सांप्रदायिक राजनीति की कम से कम जो मौजूदा दौर चल रहा था, क्या उसकी मियाद अब पूरी हो गई है, और क्या उस नए जनरेशन ने, जेन जी या जेन अल्फा ने पूरी कर दी है? इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ये देखिए ना, आरएसएस और ये बीजेपी वालों के पास कोई विजन नहीं है। उनका विजन सिर्फ नेगेटिव है? दूसरे को मारो, उसको पीटो, है ना। पॉजिटिव कोई विजन नहीं है। नेगेटिविटी के बेसिस पे कोई लॉन्ग टर्म आइडियोलॉजी जी नहीं सकता है ना। तो यंग लोग जो हैं वो आइडियलिस्ट होते हैं, वो उनको एक पॉजिटिव व्यू चाहिए वर्ल्ड का, तो वो तो उनको इनसे मिलना नहीं है। और ये बिल्कुल हद से बाहर जा चुकी है ना। राम के नाम लेके अगर आप मारपीट कर रहे हैं, जय श्री राम को अगर आप वेपनाइज कर दें, है ना, कि लोग जय श्री राम सुन के टेरराइज हो जाएं, तो आप तो रिलीजन को भी बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू धर्म को की बर्बादी अगर कोई वाकई थोड़ा बहुत हिंदू धर्म जानता होगा, इनको करते हुए देख रहे हैं। वंदे मातरम का क्या मजाक बना रखा है, इनको बोलना भी नहीं आता है, 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं उसके आगे, और उसके ऊपर कर रहे हैं उसका सारा इस्तेमाल। अब आप सोचते हैं लोगों को समझ नहीं आ रही कि इस वक्त वंदे मातरम के 6 स्टैंजा अचानक गाने की क्या जरूरत पड़ गई है? क्योंकि इससे ध्रुवीकरण करने की कोशिश, क्योंकि इसको किसी टाइम पे मुस्लिम ओपिनियन अपोज्ड पार्ट्स ऑफ इट, और जो कि सारे हिंदुस्तान को अग्रीएबल था। टॉलेस्ट ऑफ आवर लीडर्स, गांधी, पटेल, बोस, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सब अग्रीड थे कि पहले 2 स्टैंजा बिल्कुल ठीक है, आगे की गाने की जरूरत नहीं है। पर नहीं, वो उसी को गलवाएंगे। ये नेगेटिव इनका जो है, मेरे ख्याल से तो और चलने वाला नहीं है। अभी एक डेस्परेशन के साथ इनको एक बड़ा, मुझे इसलिए पॉजिटिव लगता है कि इनको ये समझ ही नहीं आई कि ये जो मूवमेंट है इससे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इनको अगर समझ आती तो इतना नेगेटिवली इनके खिलाफ अपने पुराने गाने नहीं गाते रहते और उनके साथ एक संवाद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। और जिस तरह की परिस्थितियां इस देश के अंदर बनी हुई है, जेन जी और जेन अल्फा जिस प्रकार से सड़क पे उतर रहे हैं, पेपर लीक से शुरू हुआ आंदोलन ये पेपर लीक तक ही नहीं थम रहा, बल्कि तमाम बुनियादी सवालों, जिसमें किसानों के सवाल भी शामिल हो जा रहे हैं कई जगह, और कई जगह रोजगार के सवाल भी शामिल हो जा रहे हैं, कई जगह महंगाई का मुद्दा भी अब धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। और इन सब के बीच जो जनता के बुनियादी सवाल हैं, और उन सवालों से सीधा सीधा इस देश का जेन जी जूझता हुआ नजर आ रहा है, उस परिस्थिति में सत्ता को अब पुराने नजरिए और पुराने तरीके के साथ, उस रटे रटाए फॉर्मूले के साथ चलने में दिक्कत आ रही है। तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग दिमागी नक्सल जैसे शब्दों के इस्तेमाल तक जा रहे हैं।
लेकिन अब मैं समय ना तो नक्सल का है और न ही दिमाग को फ्रीज कर देने का है। अब जो वक्त है, इस वक्त को आप साफ साफ कह सकते हैं कि वक्त बदलाव का है। लेकिन ये बदलाव किस रूप में होगा? क्या ये लोकतांत्रिक दायरे में जो आंदोलन अब तक देश के अलग अलग हिस्से में दिख रहा है, क्या ये उसी रूप में होगा या उससे इतर जाकर वाकई सत्ता परिवर्तन से आगे व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में इस देश का नौजवान देश को लेकर जाएगा? इस बारे में कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि बदलाव की दिशा में देश बढ़ चला है और इस बदलाव से सत्ता और सत्ता का सिस्टम थर थर कांपने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं ये बदलाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 2029 का इंतजार करेगा या सत्ता को मजबूर करेगा कि 2029 के पहले ही जनता के बीच में जाओ। देखते हैं क्या होता है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी जी ने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।